चैप्टर 19 अलविदा। चार्ली मेरा इंतजार कर रहे थे। घर की सारी बत्तियां जल रही थीं। मेरा दिमाग सुन्न था जब मैंने कोई ऐसा तरीका सोचने की कोशिश की जिससे वे मुझे जाने दें। ये सुखद नहीं होने वाला था। एडवर्ड ने धीरे धीरे गाड़ी रोकी, मेरे ट्रक से काफी दूर। वे तीनों बहुत सतर्क थे, सीट पर तनकर बैठे थे, जंगल की हर आवाज सुन रहे थे, हर छाया में देख रहे थे, हर महक को पकड़ रहे थे और किसी भी अस्वाभाविक चीज की तलाश कर रहे थे। इंजन बंद हुआ और मैं स्थिर बैठी रही जब उन्होंने तहकीकात की। वो यहाँ नहीं है, एडवर्ड ने तनावपूर्वक कहा। हम चलते हैं। एम्थ ने कवच में से बाहर निकालने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। चिंता मत करो, बेला, उसने धीमी लेकिन खुशनुमा आवाज में कहा, हम यहाँ चीजों को जल्दी ही संभाल लेंगे। एम्थ को देखते समय मुझे अपनी आंखों में नमी महसूस हुई। मैं उसे मुश्किल से जानती थी, लेकिन न जाने क्यों यह विचार बहुत दर्द भरा था कि आज रात के बाद मैं उसे कब देख पाऊंगी। मैं जानती थी कि अगले घंटे में मुझे बहुत सी विदाओं का स्वाद लेना होगा और यह सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। एलिस, एम्थ, एडवर्ड की आवाज आदेश थी। वे बिना आवाज किए अंधेरे में तुरंत गायब हो गए। एडवर्ड ने मेरा दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बांह के रक्षात्मक घेरे में खींचा। वो मुझे तेजी से घर की तरफ ले गया और उसकी आंखें रात के अंधेरे में चारों तरफ घूमती रहीं। 15 मिनट, उसने धीरे से मुझे चेतावनी दी। मैं ये कर सकती हूँ, मैंने सिसकते हुए कहा। मेरे आंसुओं ने मुझे प्रेरणा दे दी थी। मैं पोर्च पर रुकी और उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मैंने उसकी आंखों में खूंखार अंदाज से देखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने धीमी लेकिन उन्मत्त आवाज में कहा। अब चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बेला, उसने भी उतने ही खूंखार अंदाज में कहा। बस योजना पर अमल करना, ठीक है। चार्ली को मेरी खातिर सुरक्षित रखना। वे इसके बाद मुझे ज्यादा पसंद नहीं करेंगे और मैं बाद में क्षमा मांगने का मौका चाहती हूँ। अंदर जाओ, बेला, हमें जल्दी है। उसकी आवाज व्यग्र थी। एक और चीज, मैंने जोश से फुसफुसाकर कहा। मैं आज रात जो भी कहूँ, उसका एक भी शब्द मत सुनना। वह झुक रहा था और इसलिए मुझे बस अपने पंजों को उठाना था ताकि उसके हैरान जमे हुए होठों को उतनी शक्ति से चूम लूं जितनी शक्ति मैं बटोर सकती थी। फिर मैं मुड़ी और मैंने लात मारकर दरवाजे को खोल दिया। चले जाओ, एडवर्ड, मैं उस पर चिल्लाई, अंदर दौड़कर गई और उसके सदमे से भरे चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। बेला, चार्ली लिविंग रूम में ही थे और उठकर खड़े हो गए थे। मुझे अकेला छोड़ दें, मैं अपने आंसुओं के बीच उन पर चिल्लाई जो अब लगातार बह रहे थे। मैं सीढ़ियों पर दौड़कर अपने कमरे तक गई, दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा लिया। मैं अपने बिस्तर तक दौड़कर गई और अपना मोटे कपड़े वाला डफेल बैग निकालने के लिए फर्श पर लेट गई। मैंने तेजी से गद्दे और बॉक्स स्प्रिंग के बीच में हाथ डाला। मैं वो पुराना मोजा निकालना चाहती थी जिसमें मैं पैसे छुपाकर रखती थी। चार्ली दरवाजे पर मुक्का मार रहे थे। बेला, तुम ठीक तो हो क्या रहा है? उनकी आवाज डरी हुई थी। मैं घर जा रही हूँ, मैं चिल्लाई, मेरी आवाज आदर्श जगह पर लग रही थी। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? वे अब गुस्से की तरफ झुक गए थे। नहीं, मैं और ऊंचा चीखी। मैं अपने ड्रासा की ओर मुड़ी जहां एडवर्ड पहले से ही आ गया था। वह हाथ भरकर बेतरतीब कपड़े उठा चुका था जिन्हें वह मेरी ओर फेंकने लगा था। क्या उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दिया? चार्ली चकरा रहे थे। नहीं, मैं चिल्लाई और थोड़ी ज्यादा हाँफ रही थी जब मैंने हर चीज बैग में ठूसी। एडवर्ड ने ड्रॉअर का सामान मेरी तरफ उछाला। बैग अब काफी हद तक भर चुका था। तो फिर क्या हुआ, बेला? चार्ली दरवाजे के बाहर से चिल्लाए और एक बार फिर उस पर मुक्का मारा। मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मैं चिल्लाई और अपने बैग की जिप बंद करने की असफल कोशिश की। एडवर्ड के सक्षम हाथों ने मुझे दूर धकेला और आराम से जिप लगा दी। उसने स्ट्रैप सावधानी से मेरी बांह पर रख दिए। मैं ट्रक में मिलता हूँ, जाओ, उसने फुसफुसाकर कहा और मुझे दरवाजे की तरफ धकेला। वो खिड़की से बाहर निकलकर गायब हो गया। मैंने दरवाजे का ताला खोला और
चाली को रूखे अंदाज में धकाते हुए निकल गई, अपने भारी बैग के वजन के साथ जूझती रही। जब मैं सीढ़ियों से नीचे दौड़ी, हुआ क्या है? उसने चिल्लाकर पूछा। वे मेरे ठीक पीछे थे। मैं तो सोच रहा था कि तुम उसे पसंद करती थीं। उन्होंने किचन में मेरी कोहनी पकड़ ली, हालांकि वे अब भी चकराए हुए थे, लेकिन उनकी पकड़ सख्त थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ देखने के लिए घुमा लिया और मैं देख सकती थी कि उनका मुझे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। मैं बचकर पलायन करने का सिर्फ एक ही तरीका सोच सकती थी, लेकिन इसमें उन्हें इतनी ज्यादा चोट पहुंचेगी कि मैं इस पर विचार करने के लिए भी खुद से नफरत कर रही थी। लेकिन मेरे पास समय नहीं था और मुझे चाली को सुरक्षित रखना था। मैंने चाली को गुस्से से घूरा। मैं जो करने वाली थी उसके लिए मेरी आंखों में नए आंसू आ गए। मैं उसे पसंद करती हूँ, यही समस्या है। मैं अब ये और नहीं झेल सकती। मैं यहाँ अपनी जड़ें नहीं जमा सकती। मैं अंततः मम्मी की तरह इस मूर्खतापूर्ण और नीरस शहर में फंसकर नहीं रहना चाहती। मैं वही मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करना चाहती जो उन्होंने की थी। मैं इससे नफरत करती हूँ। मैं एक और मिनट यहाँ नहीं रुक सकती। उनका हाथ मेरी बांह से इस तरह छूटा जैसे मुझसे उन्हें बिजली का करंट लग गया हो। मैं उनके सदमे भरे आहत चेहरे से दूर मुड़कर दरवाजे की तरफ गई। बिल्स, तुम इस वक्त नहीं जा सकती। रात का समय है, उन्होंने मेरे पीछे से फुसफुसाकर कहा। मैं नहीं मुड़ी। अगर मैं थक गई तो ट्रक में ही सो जाऊंगी। बस एक और हफ्ते इंतजार कर लो, उन्होंने आग्रह किया। वे अब भी सदमे में थे। रिनी तब तक लौट आएगी। इससे मैं पूरी तरह हचकचा गई। क्या? जब मैं झिझकती दिखी तो चाली ने राहत और उत्साह भरी आवाज में आगे कहा, जब तुम बाहर थीं तब उसका फोन आया था। चीजें फ्लोरिडा में ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं और अगर फिल को सप्ताह के अंत तक साइन नहीं किया गया तो वे एरिजोना लौटने वाले हैं। साइडविंडर्स के असिस्टेंट कोच ने कहा था कि उनके पास एक और शॉर्ट स्टॉप के लिए जगह हो सकती है। मैंने अपना सिर हिलाया और दुविधाग्रस्त विचारों को दोबारा व्यवस्थित करने की कोशिश की। हर गुजरता सेकंड चाली को खतरे में डाल रहा था। मेरे पास चाबी है, मैं बुदबुदाई और दरवाजे के नॉब को घुमाया। चाली बहुत ज्यादा करीब थे और उनका एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। उनका चेहरा स्तब्ध था। मैं अब उनके साथ बहस करने में और समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। मुझे उन्हें और ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस मुझे जाने दो, चाली, मैंने अपनी माँ के आखिरी शब्द दोहराए जब वे उसी दरवाजे से बहुत साल पहले बाहर चलकर गई थीं। मैंने उन्हें उतनी नाराजगी से कहा जितनी मैं बटोर सकती थी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। ये कामयाब नहीं रहा। ओके, मैं सचमुच फोक्स से नफरत करती हूँ। मेरे क्रूर शब्दों से काम बन गया। चाली स्तब्ध होकर दरवाजे पर जमे रह गए और मैं रात के अंधेरे में दौड़कर बाहर निकल गई। खाली आंगन में मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ट्रक की तरफ बावले अंदाज में भागी और कल्पना करती रही कि मेरे पीछे कोई स्याह छाया है। मैंने अपना बैग उछालकर दरवाज़ा खोला। चाबी इग्निशन में इंतजार कर रही थी। मैं कल आपको फ़ोन करूंगी, मैं चिल्लाई, हालांकि मेरा मन तो चाह रहा था कि मैं उसी समय हर चीज़ स्पष्ट कर दूं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और बाहर निकल गई। एडवर्ड ने मेरा हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया। रोको, उसने कहा, जब घर और चाली हमारे पीछे गायब हो गए। मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मैंने गालों पर बहते आंसुओं के बीच से कहा। उसके लंबे हाथों ने अप्रत्याशित रूप से मेरी कमर पकड़ी और उसके पैर ने मेरे पैर को गैस पेडल से दूर धक्का दिया। उसने मुझे अपनी गोद के पार खींचा, मेरे हाथों से स्टीयरिंग व्हील छुड़ाया और अचानक ड्राइवर की सीट पर पहुंच गया। ट्रक एक इंच भी नहीं लहराया था। तुम घर का रास्ता नहीं खोज पाओगी, उसने स्पष्ट किया। हमारे पीछे अचानक बत्तियां दिखाई दी। मैंने पीछे की खिड़की से बाहर घूरा और मेरी आंखें दहशत के मारे फैल गई थीं। एलिस है, उसने मुझे आश्वस्त किया और एक बार फिर मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिमाग में दरवाजे पर खड़े चाली की तस्वीर भरी थी। शिकारी, उसने तुम्हारी डायलॉगबाजी का अंत सुन लिया था। एडवर्ड सख्त लहजे में बोला। चाली, मैंने दहशत में पूछा।
शिकारी हमारे पीछे आ गया है। वो अब हमारे पीछे दौड़ रहा है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या हम उससे तेज दौड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन ये बोलते समय उसने गति बढ़ा ली। ट्रक का इंजन विरोध में घर घर आया। मेरी योजना अचानक अब उतनी जबरदस्त महसूस नहीं हो रही थी। मैंने पलटकर एलिस की हेडलाइट को देखा जब ट्रक थरथराया और एक स्याह छाया खिड़की के बाहर कूदी। मेरी रूह कपाने वाली चीख 1 सेकंड के कुछ हिस्से तक चली और फिर एडवर्ड के हाथ ने मेरा मुंह बंद कर दिया। एम्थ है। उसने मेरा मुंह खोल दिया और मेरी कमर में बांह डाल ली। सब ठीक है, बेला, उसने वादा किया। तुम सुरक्षित रहोगी। हम शांत शहर से तेजी से गुजरते हुए उत्तरी हाईवे की ओर पहुंच गए। मुझे एहसास नहीं था कि तुम छोटे शहर के जीवन से उकता गई थी, उसने बातचीत करने के लिए कहा और मैं जानती थी कि वह मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुम काफी अच्छी तरह तालमेल बैठाने लगी थी, खास तौर पर कुछ समय से। शायद मैं खुद को बहला रहा था कि मैं तुम्हारे लिए जीवन को ज्यादा रोचक बना रहा था। मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैंने स्वीकार किया और ध्यान बटाने की उसकी कोशिश को नज़रअंदाज करते हुए अपने घुटनों की तरफ नीचे देखा। यही बात मेरी माँ ने कही थी जब वे उन्हें छोड़कर गई थी, तुम कह सकते हो कि मैं अनुचित प्रहार कर रही थी। चिंता मत करो, वे तुम्हें माफ कर देंगे। वह थोड़ा मुस्कुराया, हालांकि यह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं गई। मैंने उसे हताश अंदाज में घूरा और उसे मेरी आंखों में शुद्ध दहशत का भाव दिखा। बेला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ तब सब कुछ ठीक नहीं रहता है, मैं फुसफुसाए। हम कुछ दिनों में एक साथ होंगे, उसने कहा और मेरी कमर में डली बांह को और कस लिया। यह मत भूलो कि यह तुम्हारा ही विचार था। ये सबसे अच्छा विचार था, जाहिर है यह मेरा था। उसकी जवाबी मुस्कान स्याह थी और तुरंत ही गायब हो गई। ये क्यों हुआ? मैंने पूछा, मेरी आवाज़ प्रभाव डालने वाली थी। मैं ही क्यों? उसने आगे की सड़क को स्याह अंदाज में घूरा। यह मेरी गलती थी, मैं मूर्ख था जो तुम्हें इस तरह उनके सामने लाया। उसकी आवाज़ में खुद पर गुस्सा झलक रहा था। मेरा यह मतलब नहीं है, मैंने जोर देकर कहा। मैं वहाँ थी, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? इससे बाकी दोनों को तो खास दिक्कत नहीं हुई। इस जेम्स ने मुझे मारने का निर्णय क्यों लिया? लोग तो हर तरफ हैं, मैं ही क्यों? वह झिझका और जवाब देने से पहले सोचने लगा। मैंने आज रात उसके दिमाग पर अच्छी निगाह डाली, उसने धीमी आवाज में बताना शुरू किया। मुझे लगता है कि जब उसने तुम्हें देख लिया तो मैं इस बखेड़े से बचने के लिए शायद कुछ नहीं कर सकता था। ये कुछ हद तक तुम्हारी गलती है। उसकी आवाज़ व्यंग्यपूर्ण थी। अगर तुम्हारी महक इतनी जायकेदार नहीं होती तो हो सकता है कि वो ऐसा नहीं करता, लेकिन जब मैंने तुम्हारी रक्षा की, देखो, इससे स्थिति और बिगड़ गई। उसे मनचाही चीज़ हासिल करने की आदत है, चाहे वह चीज़ कितनी ही महत्वहीन क्यों न हो। वो खुद को और कुछ नहीं, सिर्फ शिकारी मानता है। उसका अस्तित्व शिकार पर केंद्रित है और जीवन में सिर्फ चुनौती चाहता है। अचानक हमने उसके सामने एक सुंदर चुनौती पेश कर दी, शक्तिशाली योद्धाओं का एक बड़ा समूह जो एक कमजोर इंसान की रक्षा करने पर तुले हुए हैं। तुम यकीन नहीं करोगी कि वह इस वक्त कितने उल्लास में है। यह उसका प्रिय खेल है और हमने अभी अभी इसे उसके लिए सबसे रोमांचक खेल बना दिया है। उसका लहजा हिकारत से भरा हुआ था। वह पल भर रुका, लेकिन अगर मैं चुपचाप खड़ा रहता तो वह वहीं पर तुम्हारी जान ले लेता, एडवर्ड निराश कुंठा में बोला। मैंने सोचा था, दूसरों को मेरी महक उतनी आकर्षक नहीं लगती जितनी तुम्हें लगती है, मैंने झिझकते हुए कहा। सच है, नहीं लगती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह लुभावनी नहीं है। अगर तुम शिकारी को उतना आकर्षित करती या उनमें से किसी को भी जितना मुझे करती हो, तो वहीं पर लड़ाई हो जाती। मैं कांप गई। मैं नहीं सोचता कि अब मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है, वो बुदबुदाया। कार्लाइल को ये पसंद नहीं आएगा। मैं टायरों को पुल पार करते सुन सकती थी, हालांकि अंधेरे में नदी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं जानती थी कि हम करीब पहुंच रहे हैं। मुझे उससे अभी पूछना था,
तुम वैम्पायर को कैसे मार सकते हो? उसने भावहीन आंखों से मुझे देखा और उसकी आवाज़ अचानक खुरदुरी हो गई। सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका यह है कि उसके टुकड़े टुकड़े करके जला दो, और बाकी दोनों उसकी तरफ से लड़ेंगे। औरत लड़ेगी। मुझे लुरॉन के बारे में पक्का नहीं है। उनका बंधन बहुत मजबूत नहीं है, वह तो केवल सुविधा के लिए उनके साथ है। वह मैदान में जेम्स की वजह से शर्मिंदा था, लेकिन जेम्स और औरत वे तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। मैंने पूछा, मेरी आवाज़ भावुक थी। बेला, मेरी चिंता करके अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी एकमात्र चिंता यह है कि तुम खुद को सुरक्षित रखो और प्लीज़ प्लीज़ लापरवाही मत करना। क्या वह अब भी पीछा कर रहा है? हाँ, वह घर पर हमला नहीं करेगा। आज रात को नहीं। उसने ट्रक को अदृश्य रास्ते पर मोड़ दिया और एलिस ठीक पीछे थी। हम सीधे घर तक गए। अंदर बत्तियां जल रही थीं, लेकिन उनसे आसपास के जंगल का अंधेरा ज्यादा कम नहीं हो रहा था। ट्रक रुकने से पहले ही एम्थ ने मेरा दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझे सीट बाहर खींचा, मुझे फुटबॉल की तरह अपने विशाल सीने में दबाया और दौड़ता हुआ दरवाजे के अंदर चला गया। हम एक बड़े सफ़ेद कमरे में धड़-धड़ आते हुए पहुँचे। एडवर्ड और एलिस हमारे बगल में थे। वे सभी वहाँ पर थे। हमारे आने की आवाज़ सुनकर वे खड़े हो गए थे। लुरॉन उनके बीच में खड़ा था। मुझे एडवर्ड के बगल में उतारते वक्त मैं एम्थ के गले की धीमी गुर्राहटों को गहरा होते सुन सकती थी। वो हमारे पीछे पड़ गया है, एडवर्ड ने घोषणा की और लुरॉन को खतरनाक अंदाज में देखा। लुरॉन का चेहरा नाखुश था। मुझे इसी बात का डर था। एलिस नाचती हुई जैस्पर के बगल में पहुंची और उसके कानों में फुसफुसाकर बोली। एलिस के होंठ उसकी बोलने की गति के साथ हिल रहे थे। दोनों ही दौड़ते हुए ऊपर सीढ़ियों पर पहुंच गए। रोज़ेली ने उन्हें देखा और फिर जल्दी से एम्थ के बगल में जाकर खड़ी हो गई। उसकी सुंदर आंखें उग्र थीं और जब वे अनिच्छा से मेरे चेहरे की ओर आईं तो उनमें आवेश झलकने लगा। वह क्या करेगा? कार्लाइल ने लुरॉन से कंपने वाले लहजे में पूछा। मुझे अफसोस है, उसने जवाब दिया। जब तुम्हारे उस लड़के ने लड़की की रक्षा की थी, तभी मैं समझ गया था कि इससे वह पीछे पड़ जाएगा। क्या तुम उसे रोक सकते हो? लुरॉन ने अपना सिर हिलाया। जेम्स जब एक बार शुरू कर देता है, तो कोई चीज़ उसे नहीं रोक पाती। हम उसे रोकेंगे, एम्थ ने वादा किया। कोई शक नहीं था कि उसका यही इरादा था। तुम उसे नहीं हरा सकते। मैंने अपने 300 सालों में उस जैसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी। वह पूरी बहुत जानलेवा और खतरनाक है। इसलिए मैं उसके दल में शामिल हुआ था। उसका दल, मैंने सोचा, जाहिर है। मैदान में नेतृत्व का दिखावा बस यही था। दिखावा। लुरॉन अपना सिर हिला रहा था। चकराते हुए उसने मुझे देखा और फिर कार्लाइल की तरफ दोबारा देखा। क्या आपको यकीन है कि यह इस लायक है? एडवर्ड की गुस्सैल गर्जना कमरे में भर गई। लुरॉन सहम गया। कार्लाइल ने लुरॉन को गंभीरता से घूरा। मुझे डर है कि अब आपको अपना विकल्प चुनना है। लुरॉन समझ गया। उसने पल भर के लिए सोच विचार किया। उसकी आंखों ने हर चेहरे पर गौर किया और आखिरकार उजले कमरे को देखा। आपने यहाँ जो जीवन बनाया है, उसे देखकर मुझे कौतूहल हुआ है, लेकिन मैं इस झमेले के बीच में नहीं पहूंगा। मेरी आप में से किसी से भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं जेम्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि मैं उत्तर दिशा में चला जाऊंगा, डेनाली के उस कुनबे के पास। वह झिझका। जेम्स को कम मत समझना। उसके पास तेज दिमाग है और अनूठी इंद्रियां हैं। वह मानव संसार में उतना ही आरामदेह है जितने आप नजर आते हैं और वह आप पर सीधे हमला नहीं करेगा। मुझे अफसोस है कि यहाँ ये बखेड़ा हो गया। सचमुच अफसोस है। उसने अपना सिर झुकाया, लेकिन मैंने देखा कि वो मुझे आश्चर्य से देख रहा था। शांति में जाओ, कार्लाइल का औपचारिक जवाब था। लुरॉन ने अपने चारों तरफ एक और लंबी निगाह डाली और फिर तेजी से दरवाजे से बाहर चला गया। खामोशी एक पल से भी कम समय तक कायम रही। कितना करीब? कार्लाइल ने एडवर्ड से पूछा। एस्मी पहले ही चलने लगी थी। उनका हाथ दीवार पर न दिखने वाले कीपैड पर पड़ा और एक आवाज के साथ धातु के शटर कांच की भारी दीवार को बंद करने लगे। मैं मुंह फाड़े खड़ी रही। नदी पार लगभग 3 मील दूर,
वह औरत से मिलने के लिए गोल गोल घूम रहा है। योजना क्या है? हम आदमी के पीछे जाएंगे और फिर जेस्पर और एलिस बेला को दक्षिण में ले जाएंगे। और फिर एडवर्ड का लहजा मारक था। जैसे ही बेला बचकर निकलती है, हम उसका शिकार करेंगे। मुझे लगता है दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कार्लाइल सहमत हुए, उनका चेहरा सख्त था। एडवर्ड रोज़ेली की तरफ मुड़ा। उसे ऊपर की मंजिल पर ले जाओ, एडवर्ड ने आदेश दिया। रोज़ेली ने गुस्से भरी हैरानी से एडवर्ड को घूरा। मैं क्यों करूं? वह फुफकारते हुए बोली। वह मेरे लिए क्या है? एक खतरे के सिवाय एक ऐसा खतरा जो तुम हम सभी पर लाए हो। मैं उसकी आवाज के जहर से दूर हट गई। रोज, एडवर्ड बुदबुदाया और उसके कंधे पर एक हाथ रखा। रोज़ेली ने हाथ झटक दिया, लेकिन मैं एडवर्ड को सावधानी से देख रही थी। मैं उसका गुस्सा जानती थी, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित थी। उसने मुझे हैरान कर दिया। वह रोज़ेली से दूर देखने लगा, मानो उसने कुछ कहा ही न हो, मानो उसका अस्तित्व ही न हो। एस्मी, उसने शांति से पूछा। क्यों नहीं? एस्मी ने बुदबुदाकर कहा। एस्मी आधे दिल की धड़कन में मेरी बगल में थी और इससे पहले कि मैं सदमे में सांस भी ले पाऊं, मुझे उन्होंने आसानी से अपनी बाहों में उठाया और सीढ़ियों पर दौड़ने लगी। हम क्या कर रहे हैं? मैंने हाँफते अंदाज में पूछा, जब उन्होंने मुझे दूसरी मंजिल के हॉल से दूर किसी अंधेरे कमरे में उतारा। महक से चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा, लेकिन इससे तुम्हें बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। मैं उनके कपड़े जमीन पर गिरने की आवाजें सुन सकती थी। मैं नहीं सोचती कि यह मुझे फिटाएगा। मैं झिझकी, लेकिन उनके हाथ मेरी शर्ट को सिर के ऊपर से तेजी से खींच रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी जीन्स उतारी। उन्होंने मुझे कोई चीज थमाई जो शर्ट जैसी महसूस हुई। मैं सही छेदों में बाहें डालने के लिए जूझी। जैसे ही मैंने ये कर लिया, उन्होंने मुझे अपने स्लैक्स थमा दिए। मैंने उन्हें पहन तो लिया, लेकिन पैर बाहर नहीं निकाल पाए, वे बहुत लंबे थे। उन्होंने कुशलता से नीचे के हिस्से को कई बार मोड़ा, ताकि मैं खड़ी हो सकूं। जाने कैसे वे मेरे कपड़े पहले ही पहन चुकी थीं। उन्होंने मुझे दोबारा सीढ़ियों तक खींचा, जहां एलिस एक हाथ में छोटा लेदर बैग लेकर खड़ी थी। उन्होंने मेरी एक एक कोहनी पकड़कर आधा उठाया और फटाफट सीढ़ियां उतर गईं। ऐसा लग रहा था कि हमारी अनुपस्थिति में नीचे की मंजिल पर हर चीज तय हो चुकी थी। एडवर्ड और एम्थ जाने के लिए तैयार थे। एम्थ के कंधे पर भारी दिखने वाला बैकपैक था। कार्लाइल एस्मी को कोई छोटी चीज थमा रहे थे। उन्होंने मुड़कर एलिस को भी वही चीज दे दी। यह एक छोटा सिल्वर सेल फोन था। एस्मी और रोज़ेली तुम्हारा ट्रक ले जाएंगी, बेला, उन्होंने मुझे बताया। मैंने सिर हिलाया और रोज़ेली को सावधानी से देखा। वह द्वेषपूर्ण अंदाज में कार्लाइल को घूर रही थी। एलिस, जेस्पर, मर्सिडीज ले जाओ। तुम्हें दक्षिण में गहरे रंग के कांच की जरूरत होगी। उन्होंने भी सिर हिलाया। हम जीप ले जा रहे हैं। मैं ये देखकर हैरान थी कि कार्लाइल एडवर्ड के साथ जा रहे थे। मुझे अचानक डर का डंक महसूस हुआ कि वे शिकारी दल के साथ जा रहे हैं। एलिस, कार्लाइल ने पूछा, क्या वे इस चाल में फंस जाएंगे? हर एक ने एलिस को देखा जब उसने अपनी आंखें बंद की और अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो गई। आखिरकार उसकी आंखें खुलीं। वह एस्मी का पीछा करेगा। औरत ट्रक के पीछे जाएगी। उसके बाद हमें चल देना चाहिए। उसकी आवाज विश्वास से भरी थी। चलो चलते हैं। कार्लाइल किचन की तरफ जाने लगे, लेकिन एडवर्ड तुरंत मेरे बगल में आ गया। उसने मुझे अपने फौलादी शिकंजे में कसा और सीने से चिपका लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे पता नहीं था कि उसका पूरा परिवार देख रहा था। जब उसने मेरा चेहरा अपने चेहरे तक खींचा और मेरे पैरों को फर्श से ऊपर उठा लिया। पल भर के लिए उसके होंठ मेरे होंठों पर बर्फीले और सख्त रहे, फिर यह खत्म हो गया। उसने मुझे नीचे उतार दिया, हालांकि वह अब भी मेरा चेहरा थामे हुए था और उसकी सुंदर आंखें मेरी आंखों में जल रही थीं। दूर मुड़ते वक्त उसकी आंखें सूनी हो गईं, अजीब तरीके से बेजान। और फिर वे चले गए। हम वहां खड़े थे और बाकी मुझसे दूर देख रहे थे। तभी आंसू बिना आवाज किए मेरे चेहरे से नीचे बहने लगे। खामोश पल खींचता गया और फिर एस्मी के हाथ वाला फोन बजा।
यह उनके कानों तक तुरंत पहुंच गया। अभी, उन्होंने कहा। रोज़ेली मेरी दिशा में निगाह डाले बिना सामने वाले दरवाजे से धड़धड़ाती हुई निकल गई। लेकिन एस्मी ने पास से गुजरते समय मेरा गाल छुआ। सुरक्षित रहना। उनकी फुसफुसाहट उनके पीछे हवा में रही जब वे दरवाजे से बाहर निकलीं। मैंने अपने ट्रक की कानफोड़ू आवाज़ सुनी और फिर आवाज़ दूर होती गई। जेस्पर और एलिस ने इंतज़ार किया। एलिस का फ़ोन बजने से पहले ही उसने उठा लिया। एडवर्ड कह रहा है कि औरत एस्मी के पीछे है। मैं कार निकाल लाती हूँ। जिस तरफ एडवर्ड गया था वह भी उधर चली गई और छायाओं में गुम गई। जेस्पर और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह मुझसे बहुत दूर खड़ा था, सावधान रहते हुए। तुम जानती हो, तुम गलत हो, उसने धीरे से कहा। क्या? मैंने हाँफते हुए बोला। तुम इस समय जो महसूस कर रही हो वह मैं समझ सकता हूँ और तुम इस लायक हो। मैं नहीं हूँ, मैं बुदबुदाए। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये सब निरर्थक रहेगा। तुम गलत हो, उसने दोहराया और दयालुता से मेरी ओर मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन तभी एलिस सामने वाले दरवाजे से आई और अपनी बाहें फैलाकर मेरे करीब आई। क्या मैं? उसने पूछा। अनुमति मांगने वाली तुम पहली हो। मैं सख्त अंदाज में मुस्कराई।